So hi everyone. तो दिस टाइम आई हैव फॉलोड अ न्यू अप्रोच। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैं आपके साथ वीडियो के साथ इंटरेक्ट करूंगा। तो अभी हमें पता है कि एम्स का पीएचडी एग्जामिनेशन हुआ जुलाई सेशन का। सो इट हैपेंड अराउंड 13th of August। सो उसमें क्या हुआ कि बहुत एप्टीट्यूड के और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए थे बेसिकली। तो हमने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कवर किए हैं और काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिए हैं। तो दो टॉपिक्स बच गए हैं, उनमें से एक टॉपिक है बायोस्टैट और एक टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो बायोस्टैट अब हम कवर करेंगे इस सेशन में और रिसर्च मेथडोलॉजी हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बिफोर कमिंग टू दैट लेट मी टेल यू, हमारा एम्स पीएचडी का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, प्लीज ज्वाइन बाय योर रियल नेम सो दैट हमें पता लग जाए कि कोई स्पैम नहीं है, कोई फेक नहीं कर रहा है। क्योंकि ताकि आई वी आर क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी फॉर जेन्युइन एस्पिरेंट्स। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन मीट योर फेलो एस्पिरेंट्स, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अ, अब हम नई टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, जो है जनवरी 2025 सेशन के लिए। तो आपको वहाँ पे यू कैन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज एंड यू कैन नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो वो सब आपको पता लग जाएगा। और हमारे यूट्यूब एम्स पीएचडी का चैनल भी है। तो उस पे हमने काफ़ी सारी सीरीज बना दी हैं। तो एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बात की है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस कैसा है और एप्टीट्यूड का सिलेबस कैसा है। और हमने बाकी बात की है कि जो जुलाई 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे, अप्रैल 2023 में क्या क्वेश्चंस आए थे, और इस बार के सेशन में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस किए हमने। पिछले जैसे साइंस के, जीके के और इंग्लिश के, और जो बच गए हैं वो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम ऐड करने वाले हैं। तो वी नो कि जो एम्स का पीएचडी एग्जामिनेशन आता है वो 30 मार्क्स का आता है एप्टीट्यूड का, और 40 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। तो 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चन में से ये 30 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के। तो हमने कवर कर लिए थे साइंस के, इंग्लिश के, जीके के और रीजनिंग के भी कवर हमने कर लिए हैं। तो जो दो बच गए हैं वो है बायोस्टैट और रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो बायोस्टैट के 4 क्वेश्चन आए थे इस बार। तो हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या रहा। तो लेट अस डिस्कस। तो ये क्वेश्चन है कि एक बेकरी सेल्स 250 मफिन्स एट ₹3 पर पीस एंड 150 मफिन्स एट ₹2 पर पीस। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये आता है कि 2 पर पीस 250 मफिन्स से, 150 मफिन्स से 3 पर पीस। तो दे आस्क्ड कि कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या रहा। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी सेलिंग हुई है, जितना भी आपका माल बिका है वो। तो टोटल सेलिंग आपकी हुई है 250 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 3। तो 500 ये हो गए और 450 ये हो गए। तो आंसर बन गया 950। तो हुआ क्या है कि जो स्टूडेंट्स ने बोला कि हमारा आंसर 950 आया था बट ऑप्शंस में नहीं था। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कैलकुलेट करते हैं और ऑप्शंस में नहीं मिलता, तो फर्स्ट अप्रोच ये रहनी चाहिए आपकी कि रिकैलकुलेट, क्या पता आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है। अगर उसके बाद भी तो 3-4 बार करने के बाद आपका आंसर मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पे ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला कि दे ऑप्टेड फॉर द हाईएस्ट आंसर जो 850 था, और कुछ ने कहा कि हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया ताकि अ, हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको जो छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, ताकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो। क्या पता ऐसा हो कि वो ग्रेस मार्क्स दे ही ना कल को, और आपका बाय लक क्या पता ये गलत हो जाए, क्योंकि बैक एंड पे ऐसा हो सकता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्योंकि ऑप्शन तो कोई भी बाहर सही नहीं है, बट बैक एंड पे डी था, यहाँ 950 आना था, बट आपने हाईएस्ट देख के ये टिक कर दिया। तो आई वुड एडवाइस यू, ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको छोड़ देना बेटर रहता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ दीज इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये पूरा आपका बायोस्टेट का कोर का क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है, उसमें आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि ऑप्शन ही ऐसे आए। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है। तो पहली बात तो हम टेस्ट करते क्यों हैं। तो बायोस्टेट में आपको पता है कि टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम पता लगा पाए कि कोई चीज सही से हो रही है नहीं हो रही। तो टेस्ट करना, ये होते हैं बायोस्टैट के टेस्ट। ये इसलिए होते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक कॉइन है। तो अब कॉइन में होता क्या है कि उसको मैं टॉस करता हूँ, एक बार आता है हेड, एक बार आता है टेल।
उसको मैं 10 बार टॉस करता हूँ एक कॉइन को, तो उसमें से ऐसा हुआ कि 3 बार हेड आया और 7 बार टेल आया। ठीक है, अब मैंने इसको 100 बार टॉस किया, तो इस बार आया 45 टाइम्स हेड और 55 टाइम्स टेल। तो अब मुझे ये देखना है कि ये जो कॉइन है सच में सही कॉइन है या नहीं है, मतलब इसका ऐसा हो कि ये बिल्कुल फेयर कॉइन का मतलब ये होता है कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल बराबर हो, यानी 0.5 हो। अगर टेल बायस्ड हो, जैसे कि एक तरफ से थोड़ा पूरा पतला हो गया टेल, और एक तरफ से थोड़ा जैसे कोई ऐसा टेढ़ा सा हो गया है ऐसा, मे बी, तो वो अगर वो लैंड करते हैं तो हमेशा किसी एक ही साइड पे लैंड करते हैं, क्योंकि वो साइड भारी है तो हमेशा हेड ज्यादा आता है या टेल ज्यादा आता है। तो ऐसा होता है कि तुम एक्सपेरिमेंट करते हो कभी भी, तो हमेशा नहीं होता कि अगर फेयर कोइन भी है तो हमेशा 5 टाइम्स हेड आए 5 टाइम्स टेल आए। हमेशा ऐसा नंबर आता है कि 3 टाइम्स हेड आ गया, 7 टाइम्स टेल आ गया, 45 टाइम्स हेड आ गया, 55 टाइम टेल्स आ गया। तो यहाँ पे पता करने के लिए कि सच में इस नंबर से कि कॉइन फेयर है नहीं है, हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे टेस्ट जरूरी होते हैं। तो वहां पे आता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हम जब करते हैं जब हमारा कोई चीज कंटिन्यूस आउटकम हो, जैसे बीएमआई। बीएमआई होता है कि आपका कितना वजन है, एक स्केल होता है कि आपका वेट डिवाइड बाय हाइट, तो ये कंटिन्यूस है। जैसे एज आपकी कंटिन्यूस है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एज ऐसा हो जाएगा 21.5 हो सकती है, 22.5 हो सकती है, 23.5 हो सकती है। तो एज मोस्टली कंटिन्यूस रहती है। वेट भी आपका कंटिन्यूस रहता है। आपकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी क्लास, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, तो 5th क्लास 6th क्लास, इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस डेटा, क्योंकि देर इज नथिंग एज 5.5 क्लास। ठीक है, तो ये, तो जहां पे कॉन्टिन्यूस डेटा इन्वॉल्व होता है और वहां पे अगर हमें टेस्ट करना होता है तो वहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं। टी टेस्ट हो गए, जी टेस्ट हो गए, एनोवा हो गए, तो ये सारे पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए बने हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जब आपका बेस्ट एग्जांपल है कि डेटा कंटिन्यूस नहीं है, जैसे क्लास वाला एग्जांपल, मेल फीमेल के बीच में अगर कुछ करना हो, हमें लगाना हो वो। और होता है जैसे अगर हम डिवाइड कर ले किसी चीज को यस या नो में, तो वहां पे हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल है विल्कॉक्सन, साइन रैंक टेस्ट, वैन विटनी टेस्ट, क्रुक्स क्रुक्सकल वैलिस टेस्ट, ऐसे टेस्ट। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हमने, जैसे अभी 2020 में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो रिजल्ट ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम कि ऐसा था कि हमने कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई, कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो फिर हमने देखा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनमें न्यूमोनिया कितना हुआ है। तो ले लेते हैं न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, जो कोविड 19 न्यूमोनिया, जो कोविड 19 कोरोना से जो न्यूमोनिया हुआ, वो वैक्सीन वालों में 5 ही हुआ। लाइक लेट्स से कि ये टोटल केसेस इनका कुछ सम होगा, लाइक मे बी दीज आर अराउंड 200 केसेस, आई गेस सो। तो 200 में से 5 लोगों को न्यूमोनिया कोविड वाला हुआ और बाकियों में नहीं हुआ। 23 वाला, 23 में जो अनवैक्सीनेटेड लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनमें 23 लोगों में हुआ। वैसे ही नॉन न्यूमोकोकल माने कि इसको मैं कर देता हूँ कोविड 19 के अलावा, नॉन कोविड 19। तो कोविड 19 के अलावा भी कोई न्यूमोनिया होता होगा, जैसे बच्चों में न्यूमोनिया हो जाता है, बड़ों में न्यूमोनिया हो जाता है, वायरस के कारण, दूसरे वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो उनमें भी थोड़ा ये था, जिसमें वैक्सीन वालों को 10 लोगों को हुआ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनमें 8 लोगों को हुआ। और ये है कि जिनको निमोनिया हुआ ही नहीं, तो ये ऐसे लोग थे। तो इसमें अब चेक करने के लिए कि वैक्सीन से कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा तो है नहीं कोई, जैसे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा है नहीं, ये कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगोरिकल मैंने कैटेगरी बना दी है, वैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड, यस या नो। और यहाँ पे भी कैटेगरी की हेल्थ आउटकम की कैटेगरी 1 2 3, इनकी कोई बीच की कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि कोई कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है। तो यहाँ पे जो टेस्ट यूज करना हम यहाँ पे करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट यूज। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बेटर जानने के लिए ऐसा होता है कि चेक करता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। तो ये चेक करता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस टाइप का टेस्ट होता है ये। तो ये क्या देखता है कि अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या फ्रीक्वेंसी आती। जैसे मान लो अगर वैक्सीन नहीं लगी होती
तो यहाँ पे ये होता, जितना, अगर वैक्सीन से कोई फायदा ना होता तो क्या होता, अगर वैक्सीन से फायदा हो रहा है तो क्या होता। तो अगर आप बात बताओ, अगर वैक्सीन से कुछ फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से जो न्यूमोनिया के केसेस हैं वो कम हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 हो गए हैं और यहाँ पे 23 है, मतलब जिनको वैक्सीन लगी है उनमें 5 लोगों को न्यूमोनिया हुआ, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनमें 23 लोगों को हुआ। ठीक है। अगर वैक्सीन काम कर रही है तो ऑब्वियसली ये नंबर सेम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्सीन काम नहीं कर रही तो वैक्सीन लगी उनको भी निमोनिया 15 लोगों को हुआ, और जिनको नहीं लगी उनको, यहाँ पे 23 नंबर है तो यहाँ भी 23 या 22 नंबर होता या 20 होता, तो जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी निमोनिया सेम फ्रीक्वेंसी में होता जिनको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है। तो वो यही देखता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती, और ऑब्जर्व जो हमें डेटा में मिला है तो इसमें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी टेस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब कि कुछ वैक्सीन यानी कुछ इफेक्टिव है। तो ऐसे टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट ये टेस्ट के लिए काम आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाता काई स्क्वायर टेस्ट। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कार्गो शिप कवर्ड 600 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका 600 किलोमीटर है, टोटल टाइम आपका 5 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 1 जा 5 2, तो 120 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन सेल्स B1 टू E5 इन एक्सेल। तो एक्सेल में ऐसा होता है कि एक्सेल में इसको बायोस्टेट में इसलिए डाले क्योंकि आप बायोस्टेट के डाटा एक्सेल के अंदर पॉपुलेट करते हो ताकि आप बाद में एनालाइज कर पाओ। मोस्टली आप डेटा एक्सेल में ही भर रहे होते हो। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर अगर B1, ये B1 सेल है, तो ये सारे कॉलम्स होते हैं, ये इन सबको रोज बोल देते हैं। तो ये है B1, तो B1 माने बी कॉलम की फर्स्ट रो, तो ये बी कॉलम है इसका फर्स्ट रो, तो ये हो गया। तो ये कह रहा है कि B1 से लेकर में E5 तक, तो ये ई वैसे E5 हो जाएगा, ई कॉलम 5 फिफ्थ नंबर रो, तो ये ई कॉलम हो गया और ये फिफ्थ रो होगी, तो इसका इंटरसेक्शन ये बन गया। तो इस सेल से इस सेल को अगर मैं रेंज सिलेक्ट करूं, तो ये रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज को तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो ये खुद रिप्रेजेंट यहाँ पे एक्सेल में B1 टू E5 ऐसे होता है, तुम पहले सेल का नाम देते हो फिर लास्ट सेल का नाम देते हो। तो ऑब्वियसली एक्सेल में हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनेगा, तो रेक्टेंगल बन गया। तो B1 टू E5, तो जो सबसे कॉलम वाइज सबसे जो छोटा होता है उसको हम पहले लेते हैं, बी को पहले लेंगे फिर ई को। जैसे सबसे पहले कॉलम अल्फाबेटिकली बी आएगा ना, फिर ई आएगा, तो बी से शुरू करके ई तक जाओगे, और यहाँ पे तुम फिर नंबर जो तुम्हें सेलेक्ट करना हो वो कर लो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि B1 से करना है, तो B1 से लेकर 5, तो B1 कॉलन E5, तो ये दिस रिप्रेजेंट्स ए रेंज, तो ये रेंज ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर था B1 टू E5 बी। ये गलत है क्योंकि ये सिर्फ B1 टू B5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला B2 E5 ये कुछ रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, गलत है ये। B1 टू E $5 डॉलर का साइन होता है कि हम जब फॉर्मूलाज लगा रहे होंगे तब काम आता है। तो मैं आपको कभी, अगर हम मैं आपको बताऊं अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में, ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया सेल में, जैसे डी सेल में फॉर्मूला लगाया मैंने, D1 में लगाया B1 प्लस C1, ठीक है। तो मेरे को D2 में फॉर्मूला लगाना है डेटा में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा बटन होता है उसमें यहाँ पे डॉट होता है, मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि सारे सेल्स में सिमिलर फॉर्मूला लग जाए। तो अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा B2 प्लस C2। पर मैं चाहता हूँ कि ये C1 चेंज ना हो, तो उसकी जगह मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में या डॉलर इंसर्ट कर दूंगा, ताकि अगर मैं अब इसको एक्सटेंड करूं तो बस बी में चेंज आएगा, बी के अकॉर्डिंग, B3 B4, सी हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये डॉलर साइन करता है। तो ये हो गया हमारे अराउंड बायोस्टेट के क्वेश्चंस। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल, और फॉलो आवर चैनल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड प्लीज फॉर वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस है। तो थैंक यू एवरीबॉडी।